हेलो। माइक इज वर्किंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। कैमरा रिकॉर्डिंग चालू है। एक्सेलेंट। चलो जी स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक देख लिया था हमने? हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस तक की बात हमने कर ली थी। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट बॉयंट फोर्स। ओके, फाइन। हेलो। ओके, चलो भाई, फ्लूइड स्टैटिक्स में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट दैट वी हैव लर्न टिल नाउ। हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और फोर्स की बात करी है। पूरे हाइड्रोस्टैटिक्स में इफ यू आस्क मी कि जो कोर कंसेप्ट होता है वो क्या है, तो वो वही है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नथिंग मोर। आइडियली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और फोर्स के कंसेप्ट से आप हाइड्रोस्टैटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेशल केस होता है, और वो अभी हम देखने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज नोन एज बॉयंट फोर्स। और देखो, ये तो सबको मालूम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मान लो पानी भरा है बकेट में, उसको डुबोगे तो पानी उसके ऊपर कुछ अपवर्ड फोर्स लगाएगा। अब ये जो चीज़ है, हर स्विमर जानता है कि ऐसा फोर्स होता है। स्विमिंग नहीं भी आती तो भी आप ये जानते हो कि ये फोर्स तो होता है। और ये जो बॉयंट फोर्स होता है, इसके बारे में पता तो सबको बहुत टाइम से है, लेकिन अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होती है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो कोर कंसेप्ट है वो वही प्रेशर और फोर्स का था जो हमने देखा था। ये जो चीज़ अभी हम देखने वाले हैं, इसमें हम छोटे मोटे फॉर्मूले कुछ और डिराइव करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। लेकिन थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखो तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और फोर्स के कंसेप्ट का खाली एक एप्लीकेशन मात्र है और कुछ भी नहीं। ऑल्दो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, तो इसको अभी हम काफ़ी अच्छे से टाइम देके ढंग से देखने वाले हैं। तो देखो, रफली स्पीकिंग तो आप ये बोल सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी फ्लूइड के अंदर डुबोते हो तो फ्लूइड उसके ऊपर रफली स्पीकिंग जो अपवर्ड फोर्स लगाता है, उस फोर्स को ये लोग बॉयंट फोर्स बोलते हैं। और बाकी बॉयंट फोर्स कितना होता है, किस डायरेक्शन में होता है वगैरह वगैरह, उसके प्रॉपर रूल्स होते हैं। वो जरा रूल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आई विल इंट्रोड्यूस द रूल्स और फिर उसके बाद मैंने प्रूव भी करूंगा। तो 3 रूल्स होते हैं ये। इनफैक्ट 3 रूल्स देखने के पहले आप एक चीज इंपॉर्टेंट है वो देख लो कि अगर मान लो सपोज आपको बॉयंट फोर्स की बात करनी है, तो आप देखो किसी भी फोर्स की 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ऑब्वियसली फोर्स का मैग्नीट्यूड, दूसरा फोर्स का डायरेक्शन, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। बिकॉज अगर मान लो सपोज लेटर से कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, अब इसके ऊपर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, आई कैप डायरेक्शन में ही लगा रहा हूं, बट यू कैन इजीली सी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो इसके अलग अलग तरीके से इफेक्ट आएंगे। रोटेशनल इफेक्ट इसके अलग अलग डेफिनेटली हो सकते हैं। तो किसी के फोर्स के बारे में अगर आपको 3 चीजें पता है तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का डायरेक्शन, और तीसरा फोर्स किस पॉइंट से लगता है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये तीनों चीजों से रिलेटेड हमारे पास 3 बड़े फंडामेंटल से रूल्स होते हैं एंड दे आर रिटन हियर। 1 2 3 जो रूल्स अपने को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये तीनों रूल्स अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहला रूल तो मैग्नीट्यूड का होता है, और मैग्नीट्यूड का जो रूल है उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह भी बोला जाता है। बाकी रूल बड़ा सिंपल सा होता है कि ओके सॉरी, मैसेज फॉर द एडिटिंग टीम, थोड़ा सा पार्ट हमें कट करना पड़ेगा यहाँ पे। जो ये मैं बोल रहा था कि 3 रूल्स होते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद मैंने जब ये बोला था कि फर्स्ट रूल जो होता है वो मैग्नीट्यूड का होता है, इस तरह का बोला था, वहाँ से काट देंगे, उसको थोड़ा सा सही करते हैं। लेट मी स्पीक दैट पार्ट अगेन। ओके, फर्स्ट रूल अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रूल तो बड़ा सिंपल सा डायरेक्शन का रूल है। सिंपल बात ये होती है कि अगर मान लो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपने पानी के अंदर एक थर्मोकोल का पीस डुबोया है, तो अर्थ उसके ऊपर या जो भी उसके ऊपर बॉइंट फोर्स लगाएगा पानी वगैरह, वो जी वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये होता है बड़ा सिंपल सा फर्स्ट रूल। एंड यू कैन इजीली सी कि फर्स्ट रूल को यू आर स्मार्ट एनफ, आप अपने आप देख सकते हो कि अगर जी की बजाय कोई जी इफेक्टिव वाला केस है,
कंटेनर है, पानी भरा हुआ है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसमें अपने को पता है कि जी ऐसे नहीं होती है, जी इफेक्टिव ऐसे होता है। अब अगर एक्सेलरेटेड कंटेनर के पानी के अंदर अगर आप किसी थर्मोकोल के पीस को डुबोगे तो उसमें जो बॉइंट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो जी वेक्टर के ऑपोजिट नहीं होगा, वो जी इफेक्टिव वेक्टर के ऑपोजिट होगा। ये आगे हम देखेंगे कि इसको हम अपने ओरिजिनल रूल को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो पहला रूल तो लेकिन बड़ा सिंपल सा है कि जी वेक्टर या जी इफेक्टिव वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है बॉइंट फोर्स, पॉइंट नंबर 1। दूसरा रूल अगर आप देखो तो दूसरा रूल मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। अब ये रूल जो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है, दिस इज ऑल्सो और कॉमनली नोन एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एज वेल। रूल बड़ा सिंपल सा है कि जो भी बॉइंट फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड सिंपली जो डिस्प्लेस्ड वाटर है या डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसके वेट के बराबर बॉइंट फोर्स लगेगा, ये बात है। तो दैट मीन्स कि अगर मान लो सपोज आपने एक थर्मोकोल का पीस लिया और सेम वॉल्यूम का अगर आपने आयरन का पीस लिया, लिसन वेरी केयरफुली, थर्मोकोल और आयरन दो अलग अलग चीजें हैं। थर्मोकोल इज लाइट और आयरन थोड़ा हैवी होता है, लेकिन दोनों पीसेस आपने सेम वॉल्यूम के लिए, सेम मास के नहीं, सेम वॉल्यूम के, और इन दोनों को मैंने पानी की बकेट में डिप कर दिया और मैं आपको बोलता हूं कि बताओ, पूरा सबमर्ज कर दिया है मैंने हाथ से पकड़ के। अब मैं आपको बोलता हूं कि बताओ दोनों में से बॉइंट फोर्स किसके ऊपर ज्यादा लगेगा। तो देखो फील तो जनरली ये आती है क्या थर्मोकोल के ऊपर ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि थर्मोकोल को पानी में डुबोने के लिए अपने को ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सेकंड रूल है वो ये कहता है कि जो बॉइंट फोर्स लगता है किसी भी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसके वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो जो जितने पानी को उसने भगाया है, जितने पानी को डिस्प्लेस किया है उसके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात है विच इज लॉजिकल ऑल्सो, बिकॉज भाई अल्टीमेटली बॉइंट फोर्स कौन लगा रहा है? बॉइंट फोर्स पानी लगा रहा है, तो जितने पानी को भगाओगे वही तो पलट के आपके ऊपर वार करेगा ना, तो उसके वेट की इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर आपने मान लो दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं जिनका एग्जैक्टली इक्वल वॉल्यूम है और दोनों को पानी में डुबोगे तो दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ पानी को डिस्प्लेस करेंगे, तो दोनों के ऊपर जो बॉइंट फोर्स लगेगा वो एग्जैक्टली इक्वल लगेगा, ये बात है। और वो अलग बात है कि थर्मोकोल को डुबोने में हमें एफर्ट इसलिए ज्यादा करना पड़ता है बिकॉज थर्मोकोल के सेम वॉल्यूम का खुद का वेट कम है, आयरन का खुद का वेट ज्यादा है, तो देयरफॉर ग्रेविटी उसको अपने आप डुबो देती है। तो वो अर्थ की ग्रेविटी का चक्कर है कि ग्रेविटी उसको अपने आप डुबो देती है, ग्रेविटी बॉइंट फोर्स को अपने आप सुपरसीड कर लेती है। और थर्मोकोल के केस में ऐसा होता नहीं, इसलिए आपको अपने हाथ से फोर्स लगाना पड़ता है, बट दोनों के ऊपर पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो फोर्स एग्जैक्टली सेम होगा। तो दूसरा रूल क्या है कि आपने जिस लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड का वॉल्यूम और उसका मास आप देख लो, और उसका जो mg होगा, मास इंटू जी जो होगा डिस्प्लेस लिक्विड का, उसके बराबर आपका पॉइंट फोर्स लगता है मैग्नीट्यूड में। सेकेंड रूल एज यूजुअल इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और थर्ड रूल अगर आप देखो तो थर्ड रूल भी है। थर्ड रूल थोड़ा सा फाइन है, लेकिन थर्ड रूल भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बॉइंट फोर्स है उस बॉइंट फोर्स की जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास ही बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कहां पे आता है। जैसे रफ फिगर में अगर आपको बना के दिखाता हूं यहां पे, तो अगर मान लो सपोज मेरे पास एक ऐसा कंटेनर है, पानी भरा हुआ है, और कंटेनर के अंदर अगर मैं एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप का अगर कोई ऑब्जेक्ट को डुबोता हूं तो जो पानी डिस्प्लेस होगा वो आप देख लो वो भी ऐसा क्यूबॉइड शेप का पानी डिस्प्लेस होगा। और अब मैं बोलता हूं कि बताओ इसमें बॉइंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, तो यू कैन इजीली सी कि क्यूबॉइड का सेंटर ऑफ मास तो क्यूबॉइड के सिंपली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, वहां से बॉइंट फोर्स लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसकी बजाय अगर मान लो सपोज सेम कंटेनर होता और उसके अंदर अगर मान लो मैंने एक कोनिकल शेप का ऑब्जेक्ट डुबोया होता, तो सॉलिड कोन के बराबर अगर आप देखोगे तो एक तरीके से पानी डिस्प्लेस हो रहा है, हॉलो कोन नहीं होगा, सॉलिड कोन के बराबर। तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास उसके बेस से h/4 डिस्टेंस पे होता है, तो जो बॉइंट फोर्स लगेगा वो भी वही सेंटर ऑफ मास से यानी कि h/4 वाला जो डिस्टेंस होता है वहां से आपका बॉइंट फोर्स लगने वाला है, ये बात है। और ये जो थर्ड पॉइंट है लाइन ऑफ एक्शन वाला, ये स्पेशली आप देखना लास्ट में कि जो टॉर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इन टॉर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जनरली ये रिजल्ट काफी काम आता है। दैट मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि दैट मीन्स ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ये एडवांस के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा मेंस में भी लग जाता है, बट एडवांस वाले ही होते हैं जिनको रोटेशन भी मिलाना होता है और ये भी मिलाना होता है वो भी मिलाना होता है, तो उसमें एडवांस के हिसाब से थर्ड वाला रूल काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन तो देखो कॉमन सेंस होता है, देयर इज नथिंग मच इन दैट। बाकी मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो वो आपको मिल जाएगा सेकेंड रूल से। और फर्दर ये भी ध्यान रखना कि ये जो तीनों रूल्स मैंने दिए हैं
ये तीनों रूल्स आपके बेसिक केसेस के लिए, मतलब कॉमन सेंस सिंपल टाइप का जो केस होता है जिसमें आप ऐसा लिक्विड लोगे जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट होगी, मतलब जो कॉमन इंजीनियरिंग लेवल की चीज़ें होती हैं वहाँ पे ये रूल्स वैलिड है। अब अगर मान लो कोई ऐसी आर्टिफिशियल प्रॉब्लम बनाते हो कि मान लो मेरे पास कोई ऐसा कंटेनर है जिसकी जो डेप्थ है वो अर्थ के रेडियस के बराबर है, उसके अंदर मैंने एक लंबा सा ऑब्जेक्ट डिप किया, बताओ उसके ऊपर बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, तो वो आपको प्रॉपरली इंटीग्रेट वगैरह करके निकालना पड़ेगा। उसमें बेसिकली ये रूल्स ही लगेंगे, लेकिन एक स्लाइस लोगे, स्लाइस के ऊपर ये तीनों रूल्स लगाओगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। किसी भी वियर्ड केस में जो सिंपल केस होता है कि एक सिंपल सिंटेक्स की टंकी रखी है, उसके अंदर पानी भरा है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, सिंपल ऑब्जेक्ट डुबो दिया, उसके ऊपर बॉइंट फोर्स लग गया। सिंपल केसेस में अगर आप देखोगे तो ये तीनों रूल्स आपके चल जाएंगे, और इसके सिवा कहीं कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो आप अपने बेसिक्स के ऊपर वापस आ जाओगे, एक चीज़। और दूसरा छोटी सी चीज़ और देखना कि ये रूल्स आपके तब चलते हैं जब ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड होता है। ये छोटा सा बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबमर्ज तब माना जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड या फ्लूइड के अंदर जब वो हर तरफ से फ्लूइड से सराउंडेड होता है। दैट मीन्स ये सिचुएशन ऐसी बनेगी कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, खाली कंटेनर है, अभी मैं एक ब्लॉक लेता हूँ और दूसरे हाथ में लेता हूँ फेविक्विक। अब फेविक्विक क्यों ले रहा हूँ? फेविक्विक इसलिए ले रहा हूँ कि मैं इसको बॉटम पे चिपका दूँ। तो ये ब्लॉक लेता हूँ और इस ब्लॉक के नीचे बढ़िया अच्छे से रिचली फेविक्विक लगा के इसको चिपका देता हूँ, अच्छे से इसको चिपक जाने देता हूँ, और फिर इसके बाद इस पर पानी भर देता हूँ इस तरीके से। अब आप देखो कि फेविक्विक भर के लगा के, सॉरी फेविक्विक लगा के मैंने इसको चिपकाने के बाद फिर पानी भरा है, तो आई कैन, मतलब इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ कि इसके नीचे वाली जगह पे कोई पानी नहीं रहेगा। मतलब जो जोड़ है फेविक्विक का इतना बढ़िया होगा कि उसके बीच में, ब्लॉक के और कंटेनर के बॉटम के बीच में पानी नहीं घुसेगा, ये अपन मान लेते हैं। और अगर ऐसा है तो आप देखो कि पानी इस ब्लॉक के इस वाली सरफेस पे फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ये दोनों तो खैर कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरा अगर आप देखो तो पानी इसकी टॉप सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन बीच में अगर पानी नहीं घुसा है तो पानी इसके ऊपर ऐसा तो कोई फोर्स लगा नहीं सकता है। मैं बॉइंट फोर्स की कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, बॉइंट फोर्स बेसिक कंसेप्ट होता ही नहीं है, बेसिक कंसेप्ट तो प्रेशर का होता है, उसी का यूज करके हमें भी बॉइंट फोर्स की डेरिवेशन करने वाले हैं। तो अगर आप इस ब्लॉक को देखोगे तो ब्लॉक के ऊपर खाली ये फोर्स लग रहा होगा जो उसको और नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा है, ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स तो लग ही नहीं रहा होगा। तो ध्यान रखना कि बॉइंट फोर्स में ये जरूरी है, जो रूल्स हम देख रहे हैं, जो ये मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल्स बताए हैं, वो इस ब्लॉक के लिए बिल्कुल नहीं लगेंगे, बिकॉज ये ब्लॉक पानी के अंदर प्रॉपरली सबमर्ज्ड नहीं है। सबमर्ज्ड का मतलब खाली ऐसा मत बोलना कि हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया तो डूबा हुआ है, तो कोई डूब गया है तो उसको अपन बोलेंगे सबमर्ज्ड है, दैट्स नॉट द आइडिया। टेक्निकली सबमर्ज होने का मतलब होता है, यहाँ पे सबमर्ज होने से हमारा मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट प्रॉपरली हर तरीके से लिक्विड या फ्लूइड से सराउंडेड हो। तो अगर ऐसा होता कि मान लो सपोज कोई कंटेनर होता, कंटेनर के अंदर पानी भरा होता और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे डुबो दोगे यूं, तो इसको हम सबमर्ज बोलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि ये हर तरफ से सराउंडेड है। तो अगर लिक्विड इसकी टॉप सरफेस के ऊपर फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगाएगा तो बॉटम सरफेस के ऊपर जो फोर्स है वो ऊपर भी लगेगा, और नीचे वाला फोर्स जो है, मतलब नीचे वाली सरफेस के ऊपर जो ये वाला फोर्स है ये ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ऊपर वाली सरफेस पे ये वाला फोर्स ऑब्वियसली कम होगा। तो इनका डिफरेंस वगैरह लेके अभी हम थोड़ी देर में प्रूव करेंगे कि बॉइंट फोर्स आ जाएगा, लेकिन इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए ये रूल्स बिल्कुल वैलिड होंगे। लेकिन कोई भी इस तरह की सिचुएशन है जैसे मैंने ऊपर वाली फिगर में बनाई है, या और थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर देता हूँ, कोई मान लो मैं थर्मोकोल का ब्लॉक लेता हूँ और उसको ऐसे साइड में चिपका देता हूँ, तो भी आपका जो रूल्स अभी अभी हमने देखे हैं वो रूल्स आपके वैलिड बिल्कुल नहीं होंगे। तो प्रॉपरली सराउंडेड होना चाहिए, तब आपके जाके रूल्स चलेंगे। और इसमें भी मैंने ध्यान से देखो कि ये भी नहीं लिखा है, ये भी नहीं बोला है कि खाली एक सिंगल फ्लूइड से ऑब्जेक्ट हर तरफ से सराउंडेड हो, ये भी बात नहीं है। अगर मान लो सपोज कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लोट कर रहा है यूं, तो ये इसका जो लोअर पार्ट है ये वाटर से सराउंडेड है, उसके ऊपर अगर मान लो एयर है। अब आप देखो कि एयर भी बट अल्टीमेटली है तो एक फ्लूइड ही। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए जो फ्लोट कर रहा है, अब इसके लिए आप ये नहीं कहोगे कि सर आपने बोला था कि पानी से पूरा सराउंडेड होना चाहिए तब ये रूल्स लगेंगे और इसके लिए नहीं लगेंगे। ध्यान से देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि पानी से सराउंडेड होना चाहिए, मैंने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हर साइड से फ्लूइड से सराउंडेड होना चाहिए, पानी शब्द मैंने यूज नहीं किया था। तो आप ये देखो कि ये ऑब्जेक्ट
का ऊपर वाला पार्ट एयर से सराउंडेड है, नीचे वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो वाटर से सराउंडेड है। तो अल्टीमेटली दो अलग अलग फ्लूइड्स हैं, मानता हूं, उनकी बाउंड्री के ऊपर ऑब्जेक्ट तैर रहा है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में भी हमारे ये तीनों के तीनों रूल्स 100% चल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा सिचुएशन कुछ आता है कि ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट जमीन से चिपका दिया, इधर से उधर से चिपका दिया, तो वहां नहीं चलेगा। लेकिन इस तरह की सिचुएशंस में जहां दो लिक्विड्स के इंटरफेस पे कोई तैर रहा हो, 3 लेयर्स लगा दो लिक्विड की, बीच में किसी ऑब्जेक्ट को तैरा दो, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह की सिचुएशंस में आपके ये तीनों रूल्स 100% चलेंगे। तो देयरफॉर बिफोर प्रूविंग दीज रूल्स, बिफोर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज रूल्स, प्रैक्टिस करने से पहले ये 3 कोर रूल्स हैं, ये तीनों रूल्स की एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये जो मैंने बताए हैं आइडियाज, इन सारे आइडियाज को आप समझ चुके हो। अब इसके बाद हम इनको सबसे पहले तो प्रूव करने वाले हैं। प्रूव करने के बाद फिर हम और आगे चलेंगे और इसके एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे कि क्या इसका यूज होता है। बट सबसे पहले छोटा सा एक प्रूफ होता है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ होता है, वो देख लेते हैं। देखो, हम इसको इस तरीके से प्रूव करेंगे कि मान लो सपोज एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड भरा है। इस लिक्विड की डेंसिटी है रो एल, और फिर इसके बाद मैं एक कॉइन लेता हूं, सिक्का कॉइन लेता हूं। कॉइन का मतलब है कि पतला सा एक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेता हूं जिसकी थिकनेस बहुत स्मॉल हो, और उस ऑब्जेक्ट का जो ये वाला एरिया है, सरफेस एरिया, ये एरिया मान लो ए है और इसकी थिकनेस बहुत ही स्मॉल है। तो मान लेते हैं कि मैं इसको यहां से वाई डेप्थ के ऊपर रखता हूं और इसकी थिकनेस स्मॉल है, तो थिकनेस को मान लो मैं बोल देता हूं डी वाई। डेल्टा वाई बोल दो, डी वाई बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ध्यान रखना कि जो कॉइन है, इस कॉइन को मैंने टेढ़ा नहीं रखा है, कॉइन को मैंने रखा है हॉरिजॉन्टली। और अब इस कॉइन को आप देख लो कि ये कॉइन प्रॉपरली लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड, दैट इज सराउंडेड बाय लिक्विड ऑन ऑल दी साइड्स। और इस कॉइन के ऊपर अगर आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस देखो तो आप देखो कि प्रेशर से शुरू करता हूं सबसे पहले। तो यू विल सी कि जो ऊपर वाली सरफेस है, इस जगह के ऊपर प्रेशर होगा P, और थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर हो जाता है यहां पे P प्लस डी पी। आपको पता है कि रो जी वाई हो जाएगा। P प्लस डी देखोगे तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। लेकिन मान लो ये दोनों प्रेशर्स होते हैं, तो अभी आप देख लो, लेट से जैसे मेरा जो हाथ है, ये अगर मान लो कॉइन है, अब यहां पे अगर आप देखो ऊपर, अगर आप देखते हो तो ऊपर अगर मान लो प्रेशर P है, तो यहां से जो लिक्विड होगा, लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसको, इस सरफेस को पुश करने की कोशिश करेंगे नीचे। सिमिलरली अगर आप देखते हो कि जो नीचे वाली सरफेस है, वहां पे मॉलिक्यूल्स, सारे पानी के मॉलिक्यूल्स आके इस तरह से टकरा रहे होंगे, और अगर ये ऐसे टकराएंगे तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि इसके ऊपर जो फोर्सेस लगने वाले हैं, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा अलग से बना लेता हूं यहां पे साइड में। यू विल सी कि इसके ऊपर ये फोर्स लगेगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एंड नोट केयरफुली दैट एरिया इज नॉट स्मॉल, एरिया हमने तो कुछ भी ले लिया है, P इंटू ए। और ये वाला जो फोर्स लगेगा ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा P प्लस डी पी मल्टीप्लाइड बाय ए। ये दोनों फोर्सेस लगेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जो नीचे वाला लेयर है यहां प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा, वो नेट फोर्स लगेगा इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। नेट फोर्स को मैं DF बोल देता हूं, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे अपन। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस ले लेते हो तो यू कैन इजीली सी कि ये हो जाएगा ADP। ये फोर्स लगेगा इस स्लाइस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड यू नो वेरी वेल दैट प्रेशर हो जाता है रो जी वाई, तो DP हो जाएगा रो जी मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। तो देयरफॉर ये फोर्स लग जाएगा। अब ये कौन सा फोर्स है, ये कौन लगा रहा है फोर्स, ये मैं नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल भी कि ये इस कॉइन के ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। सी, कॉइन के ऊपर ऑब्वियसली ग्रेविटी का भी mg लगेगा, और भी फोर्सेस लग सकते हैं। जो बंदा कॉइन को यहाँ पे होल्ड करके बैठा है वो भी अपने हाथ से कुछ फोर्स लगा रहा होगा। देयर कैन बी मेनी अदर फोर्सेस, लेकिन लिक्विड इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगाएगा उसको मैंने बोला है DF, बिकॉज आप ध्यान से देखो दैट लिक्विड इज सराउंडिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स। तो लिक्विड के जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगे वो तो खैर कैंसिल ही हो जाएंगे, वी आर नॉट इवन बॉदरिंग टू टॉक अबाउट देम। लेकिन लिक्विड के जो वर्टिकल फोर्सेस होंगे वो बैलेंस नहीं होंगे आपस में। तो जो नेट फोर्स इसके ऊपर लिक्विड लगाएगा वो हम निकाल रहे हैं, और उसी फोर्स को आप ध्यान से देखो, उसी फोर्स को हम प्यार से बॉइंट फोर्स कहते हैं। तो ये
हो जाएगा बॉइंट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस लिटिल कॉइन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। अब आप देख लो कि रो किसका डेंसिटी है। रो अगर आप देखोगे तो रो लिक्विड का डेंसिटी है, बिकॉज हमने प्रेशर इक्वल टू रो जी एच लगाया। तो ये रो किसका लिक्विड डेंसिटी है, ये रो लिक्विड का डेंसिटी है, तो रो एल लिख देता हूं यहां पे। और ए इंटू डी वाई अगर आप देखो, ए मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, तो एरिया इंटू थिकनेस अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं इसको, वॉल्यूम डीवी इंटू रो लिक्विड इंटू जी। अब ये किसका वॉल्यूम है? वैसे तो आप कहोगे ठीक है सर किसका, मतलब क्या कॉइन का वॉल्यूम है? लेकिन आप एक ये भी चीज देखो कि कॉइन का वॉल्यूम तो है, लेकिन कॉइन अगर पूरी तरीके से सबमर्ज्ड है तो कॉइन का जितना वॉल्यूम होगा उतनी जगह के लिक्विड को वो भगा रहा होगा। तो डीवी अगर आप देखो तो डीवी आप चाहो तो कॉइन का वॉल्यूम भी बोल सकते हो, वो भी ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द कॉइन भी आप बोल सकते हो। और अगर मैं इसको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बोल देता हूं एक तरीके से, तो आप देख लो, यू नो वेरी वेल कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो देयरफॉर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी किसी भी चीज के मास के बराबर होती है। और यहां पे आप देख लो कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इसको मैं लिख देता हूं m मल्टीप्लाइड बाय एल, और m भी नहीं लिखूंगा, dm लिखूंगा, dml। dml का मतलब है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और ये हो जाता है g, तो कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये हो जाता है बॉइंट फोर्स। एंड यू कैन इजीली सी कि हमारी डेरिवेशन ऑलमोस्ट हो गई है। हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो कॉइन है जरा सा पतला सा, इस कॉइन के ऊपर जो बॉइंट फोर्स लगेगा, ये बॉइंट फोर्स हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय जी, विच इज नथिंग बट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये बात है। तो इस तरीके से अगर मैंने हॉरिजॉन्टल कॉइन रखा है पतली सी थिकनेस का, तो उसके लिए तो एटलीस्ट हमने प्रूव कर दिया है दैट बॉइंट फोर्स विल बी इक्वल टू सिंपली वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, सो दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये हमने प्रूव कर दिया है। डायरेक्शन वगैरह तो आप देख लो, अपवर्ड है, देयर इज नथिंग मच टू प्रूव देयर, वो तो हमने पहली लाइन में ही देख लिया था। तो ये तो प्रूफ हो जाता है। नाउ यू विल डेफिनेटली कि सर ये क्या मतलब हुआ, हमने इसको तो पतले से कॉइन के लिए प्रूव किया, लेकिन इसको तो हम शिप्स के लिए भी लगाते हैं, सबमरीन्स के लिए भी लगाते हैं, अब वो तो कॉइन शेप की होती नहीं है, तो ये तो चीटिंग है। आपने पतले से कॉइन के लिए प्रूव कर दिया, एंड नाउ यू आर सेइंग कि बस प्रूफ हो गया अपना। आप ध्यान से देखो, चीटिंग नहीं है, बिकॉज अगर आप इसमें इंटीग्रेशन के आइडियाज लगा दो तो यू विल सी कि ठीक है हमने कॉइन के लिए प्रूव किया, दैट इज फाइन। अब जरा कॉइन को हटा देते हैं, कॉइन के लिए प्रूव किया है, दैट इज फाइन, लेकिन आप ये देखो कि अल्टीमेटली अगर मैं इस लिक्विड के अंदर किसी भी शेप का सॉलिड ऑब्जेक्ट सबमर्ज कर देता हूं, लेट मी ड्रॉ दैट ऑब्जेक्ट एंड शो यू। कोई भी ऑब्जेक्ट आलू टाइप के शेप का, अजीब से शेप का मान लो, इसके अंदर मैं सबमर्ज कर देता हूं, तो यू नो वेरी वेल कि जो इंटीग्रेशन के आइडियाज है वो लगा के आप इसको हमेशा पतली पतली स्लाइसेस में तोड़ सकते हो। तो अगर आपने ये सीखा है इंटीग्रेशन में कि किसी भी 3D सॉलिड को अगर आप पतली पतली स्लाइसेस में तोड़ सकते हो, तो भाई अब आप ये देख लो कि अगर एक स्लाइस के लिए आपने रिजल्ट प्रूव कर दिया है, तो आप ये बोल सकते हो अगर इसके लिए प्रूव कर दिया है तो इसके 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 सबके लिए रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। और दुनिया का कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तो भाई पतली पतली स्लाइसेस को मिला के तो बन ही जाएगा। और इसका मतलब है कि अगर आपने एक स्लाइस के लिए रिजल्ट प्रूव कर दिया है तो ये कॉम्बिनेशन के लिए भी चलेगा। और बड़ी चालाकी और बड़े आराम से आप ये बोल सकते हो कि जो सेम रिजल्ट है वो हर तरह के 3D ऑब्जेक्ट के लिए चल जाएगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि वो ऑब्जेक्ट हर तरफ से लिक्विड से सराउंडेड होना चाहिए। और कोई वियर्ड केस आएगा तो अलग बात है, उसके लिए कभी चल जाएगा रिजल्ट, कभी नहीं चलेगा। वियर्ड केस मतलब ऐसा कि जहां पे अगर मान लो किसी लिक्विड की डेंसिटी वेरी कर रही है, अर्थ का जी वेरी कर गया, कुछ भी मतलब कुछ भी अजीब से कांड होने वाली सिचुएशन अगर होती है मान लो, तो वहां थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट जो सिंपल नॉर्मल केसेस होते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 100% बोल सकते हो दैट बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। Pause.
ओके, लेट्स मूव अहेड। चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। सी, कुछ भी नहीं है, मान लो सपोज मेरे पास एक कोई सिलेंडर है किसी भी मटेरियल का, और उसको मैं पानी के अंदर पूरा सबमर्ज कर देता हूँ। लेट मी गिव यू सम डेटा हियर कि मान लो सपोज जो पानी है, आपको पता ही है कि इसकी डेंसिटी 1000 kg/m³ होती है। पानी के अंदर मैंने एक सिलेंडर को सबमर्ज कर दिया है। इस सिलेंडर की हाइट है मान लो सपोज 2 मीटर्स, इसका रेडियस है मान लो 1 मीटर्स, ये सब अपने को दिया है। और क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई इस सिलेंडर के ऊपर बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, मान लो ये क्वेश्चन है। तो आप देख लो, बड़ी सिंपल सी बात है दैट बॉइंट फोर्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाइड बाय जी। जो सिलेंडर है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है सिलेंडर, इसकी भी डेंसिटी दे देता हूं। सॉलिड की डेंसिटी है मान लो सपोज 3000 kg/m³। सो यू नो वेरी वेल कि अगर मटेरियल की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो वो डूब जाता है वैसे तो मान लो सपोज मैंने हाथ से इसको इस पोजीशन में पकड़ के रखा हुआ है एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग बॉइंट फोर्स। अब आप देखो, बॉइंट फोर्स सिंपली होता है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। अब मास ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, सी सिंपली ये ध्यान रखना दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और जी तो है ही। नाउ नोट केयरफुली कि डेंसिटी किसकी यूज हो रही है, सॉलिड की नहीं यूज हो रही है, डेंसिटी लिक्विड की यूज हो रही है विच इज 1000 kg/m³। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड होता है। सॉलिड अगर पार्शियली सबमर्ज्ड है तो जितना पार्ट सॉलिड का सबमर्ज्ड होगा उतने पार्ट का वॉल्यूम आपको लेना होगा। यहां पे तो टेंशन ही नहीं है, यहां पे तो ये पूरा सबमर्ज्ड है। तो पूरा आप देख लो, सिलेंडर का वॉल्यूम आप देखोगे तो ये हो जाएगा πr² इंटू एच, जी तो अपना पुराना दोस्त है। तो यू कैन इजिली सी दैट 1000 इंटू पाई इंटू r² दैट इज 1² इंटू एच, एच इज 2, जी अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 10। तो यू कैन इजिली सी कि हमें अगर मान लो सपोज चाहिए था भाई बॉइंट फोर्स, तो यू कैन इजिली सी बॉइंट फोर्स आ जाएगा आपका 20 पाई इंटू 10⁻³ फाइनली इफ एवरीथिंग इज इन एसआई यूनिट्स न्यूटन्स। तो ये जो हमने सिलेंडर सबमर्ज किया था, इस सबमर्ज सिलेंडर के ऊपर यू कैन सी कि इतना बॉइंट फोर्स लगेगा, ये बात है। तो आइडिया बड़ा सिंपल सा है, बॉइंट फोर्स का आइडिया बड़ा सिंपल सा है। इस तरीके से आप बॉइंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो और हजारों प्रॉब्लम्स बनती हैं बॉइंट फोर्स की, जो आप फटाफट आराम से इन आइडियाज को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा बॉइंट फोर्स में प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स में जाने से पहले थोड़ी सी मैं थ्योरी एक आध पीसेस और डिराइव कर लूंगा। देखो, जो बेसिक कोर कंसेप्ट होता है बॉइंट फोर्स का वो तो हमने देख लिया है, बट पर्सनली एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि बॉइंट फोर्स का अगर आपको एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला पता है तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपका फायदा हो जाएगा। देखो वो हम डिराइव कर लेते हैं। सी, अगर मान लो सपोज लेट अस से कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को आपने पानी के अंदर फुल्ली सबमर्ज कर दिया, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा फ्लोट कर रहा है कि आधा एयर में आधा पानी में, ऐसी बात नहीं कर रहा। मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पानी के अंदर फुल्ली सबमर्ज्ड है। इस केस में हम एक छोटा सा बॉइंट फोर्स का एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला निकालेंगे जिसका अपने को अभी देखना आगे चल के काफी फायदा होगा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। तो मान लो ये जो स्फीयर है मैंने जो सबमर्ज किया है, इसकी डेंसिटी है रो सॉलिड, लिक्विड की डेंसिटी है रो लिक्विड, और हम ये निकालने वाले हैं कि भाई इस स्फीयर के ऊपर बॉइंट फोर्स कितना लगेगा। सबसे पहले तो ये निकालते हैं। सी, बेसिक फॉर्मूला है दैट बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। नाउ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब है कि मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ऐसे। तो मास ऑफ लिक्विड है तो डेंसिटी भी लिक्विड की लोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो। और अब फर्दर आप देखो, फर्दर इसमें थोड़ा सा चेंज करो कि अगर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ऑब्वियसली आई नो दैट सिंपल, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को मैं लिखने वाला हूं अभी मास अपॉन डेंसिटी। लेकिन ये फॉर्मूला मैं लिक्विड के साथ साथ सॉलिड के लिए भी लगा सकता हूं। तो देयरफॉर अब हम ये कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी को तो एज इट इज रख लेते हैं। हमें पता है दैट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज सबमर्ज्ड। तो ये जो VL है, इस VL को ही मैं VS भी लिख सकता था, और अगर VS लिख देता हूं तो VS कैन बी रिटन एज मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि बॉइंट फोर्स का एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आ जाता है
mg इंटू रो एल बाय रो एस। ये बड़ा कन्वीनियंट सा फॉर्मूला है, इट्स वेरी इजी टू डिराइव, देयर इज नथिंग ग्रेट इन दिस फॉर्मूला। लेकिन अभी आप देखना कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखना कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये जो रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट बड़े काम का होता है, इस रिजल्ट से बड़ा फायदा होता है और प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व करने में आसान हो जाती है और कुछ नहीं है। डजेंट मीन कि आप ओरिजिनल रिजल्ट भूल जाओगे, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो तो पता ही होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में इससे भी फायदा हो जाता है। इट्स वेरी इजी। आपने जिस चीज को डुबोया है उसका मास तो आपको पता ही है, तो बस उसका मास लो और लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी का जो रेशियो होता है उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें कई बार एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है कि सर फॉर्मूला तो याद था लेकिन हमने क्या किया, ये याद नहीं था कि ऊपर लिक्विड आएगा या नीचे लिक्विड आएगा, तो हमने रो एल बाय रो एस की बजाय रो एस बाय रो एल कर दिया। ये मत करना कभी ऑब्वियसली। और उसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप खुद ही देख लो कि अगर कोई बहुत डेंस लिक्विड है, मरकरी जैसा कोई लिक्विड है, उसमें अगर आप किसी थर्मोकोल के पीस को डुबोना चाहते हो बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वो पलट के बहुत बॉइंट फोर्स लगाएगा। तो लिक्विड जितना डेंस होगा, लिक्विड जितना तगड़ा होगा, उतना ज़्यादा आपके ऊपर बॉइंट फोर्स लगेगा। तो इसीलिए रोएल आप देख लो ऊपर ही आएगा। रोएल अगर ऊपर है इसका मतलब है कि ज़्यादा तगड़ा लिक्विड बोले तो ज़्यादा बॉइंट फोर्स। तो बिल्कुल लॉजिकली कोर लॉजिक्स अगर क्लियर रखोगे तो फॉर्मूले में कभी ये गड़बड़ नहीं होगी कि लिक्विड ऊपर आ रहा है या सॉलिड ऊपर आ रहा है, किसकी डेंसिटी ऊपर आ रही है, उससे आपको आराम से उसको कंफ्यूजन से आपको छुट्टी मिल जाएगी। सो दैट्स बेसिकली वन रिजल्ट। तो ध्यान रखना कि बॉइंट फोर्स का जो रिजल्ट है उसके लिए हमारे पास कोर फॉर्मूला तो ये था दैट दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और एक छोटा सा ऑल्टरनेट फॉर्मूला हमने बना लिया इस तरीके से कि mg लो, mg का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने डुबोया है उसका वेट लो और लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका काम और फटाफट हो जाएगा। ये बात है। सो दैट इज वन रिजल्ट। और इसी से आप देख लो, इसी से हम छोटी सी एक चीज और डिराइव कर लेंगे जिसको ये लोग एपरेंट वेट बोलते हैं। एपरेंट वेट का सिंपली मतलब होता है कि अगर सपोज लेट अस से कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने पानी में सबमर्ज किया है, अब इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप देख लो इसके ऊपर एक तो इसका असली वेट लगेगा mg, दूसरा पानी इसके ऊपर कुछ ना कुछ बॉइंट फोर्स लगा देगा, और ऑब्वियसली अगर ये मान लो आयरन वायरन का बॉल है फॉर एग्जांपल, तो mg ज़्यादा होगा, बॉइंट फोर्स अपने आप तो mg को संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक थ्रेड वगैरह लगा रखा है जिसके थ्रू इसको लटकाया है। अब एक काम और करते हैं, बीइंग साइंटिफिक पीपल हम यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस भी लगा देते हैं, मान लो सपोज। अब कोई आपसे पूछता है कि भाई बताओ स्प्रिंग बैलेंस के अंदर लोड कितना आएगा। अगर आपने पानी वानी नीचे नहीं लगाया होता, एक सिंपल स्प्रिंग बैलेंस में अगर एक स्फीयर लटका दोगे तो जो स्फीयर का वेट होगा उतना ही थ्रेड के अंदर टेंशन होगा, वही आपकी रीडिंग हो जाएगी स्प्रिंग बैलेंस की। तो नॉर्मली स्प्रिंग बैलेंस आपके असली वेट की वैल्यू आपको बता देता है, लेकिन अगर मैंने पानी भर के इसका वजन लेना शुरू किया है तो अब आप देखो, अब समस्या क्या आएगी। समस्या ये आएगी कि पानी भर दिया है अगर मान लो मैंने नीचे, तो बॉइंट फोर्स mg को थोड़ा सा काट देगा, तो स्प्रिंग बैलेंस को इसका जो वेट फील होगा, स्प्रिंग बैलेंस को क्या वेट फील होता है, जो थ्रेड के अंदर का टेंशन होता है वही रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस होती है। तो स्प्रिंग बैलेंस को जो वेट फील होगा वो असली वेट से थोड़ा सा कम होगा, और उसी वेट को ये लोग एपरेंट वेट बोलते हैं। तो देयरफॉर जो टेंशन होगा थ्रेड में वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी और वही उस आपके ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट कहलाता है। तो इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम इट विल लुक लाइक दिस, और इसमें अगर आप फोर्सेस बैलेंस कर लो तो ये आ जाएगा टेंशन प्लस बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू mg। सो दिस मीन्स दैट टेंशन हो जाएगा mg माइनस बॉइंट फोर्स, और आप देख लो कि बॉइंट फोर्स का तो ऊपर फॉर्मूला लिखा ही है, इसमें से अगर आप mg कॉमन ले लो तो 1 माइनस रो एल बाय रो एस टाइप का रिजल्ट आ जाता है। और ये रिजल्ट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी इजी, विद इन सेकेंड्स यू कैन डेराइव इट। मेनली ये रिजल्ट याद रखना। फिजिक्स में बेटर रहता है कि फॉर्मूले कम याद करो लेकिन क्लियर कट रखो उससे हिसाब। ऐसा मत करो कि एक चैप्टर में आपने हर छोटे छोटे रिजल्ट के लिए फॉर्मूले बना के याद कर लिए, उससे आपके अभी जो छोटे मोटे चैप्टर टेस्ट हैं उनमें तो मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन लॉन्ग रन में वो फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं, कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करते हैं, इधर का उधर का इधर लग जाता है, बड़ी गड़बड़ होती है। तो देयरफॉर इट इज़ बेटर कि फिजिक्स में कम ही फॉर्मूले याद करो, लेकिन जो याद करो वो पक्के से याद करो, और वो बिल्कुल कोर वाले फॉर्मूले याद करो जिनका यूज बहुत ज़्यादा जगहों पे होता है। तो ये रिजल्ट आप याद रखना। और अगर एपरेंट वेट निकालना है तो बड़े आराम से आप थ्योरी समझ लो उसकी और आराम से आप एपरेंट वेट्स निकाल सकते हो। तो ये बात है। तो एपरेंट वेट या रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस वगैरह जो होती है यू कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस। तो एक छोटा सा रिजल्ट तो ये है बॉइंट फोर्स का। एक बात,
इसी तरीके से एक छोटी सी ट्रिक टेक्निक और होती है, वो भी और देख लेते हैं, वो भी काफ़ी काम आती है। देखो, एक दूसरा फंडा ये होता है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट और वो पानी में फ्लोट कर रहा है, जो अभी मेरे पास स्फीयर था वो फ्लोट नहीं कर रहा था, उसको अगर मैं रस्सी काट देता तो वो नीचे डूब जाता। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने दम पे फ्लोट कर रहा है, तो यू कैन इजीली सी कि उसका कुछ टोटल वॉल्यूम होगा। जो टोटल वॉल्यूम होगा उसको मैं वी नॉट बोल देता हूं मान लो एक सेकंड के लिए, और जितना पानी के अंदर डूबा हुआ होगा, जैसे टाइटैनिक को वो आइसबर्ग का पार्ट नहीं दिखा था जो पानी के अंदर डूबा हुआ था, तो जितना पानी के अंदर डूबा हुआ होगा पार्ट, उस पार्ट के वॉल्यूम को अगर मान लो मैं डेल्टा वी बोल देता हूं, तो यू कैन से कि जो ये डेल्टा वी और वी नॉट का रेशियो होता है, इसको बोला जाता है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड। इसको बोला जाता है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड। एंड यू कैन इजीली सी कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो जितना हल्का होगा, थर्मोकोल का पीस लोगे तो वो ऐसे तैरेगा कि उसका ज़्यादातर पार्ट पानी के ऊपर ही होगा, बहुत हल्का सा नीचे होगा। तो उसके केस में अगर आप देखोगे तो डेल्टा वी बहुत कम होगा, तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड विल बी लेस। अगर उसी की बजाय आप थोड़ी हैवी चीज़ लेते हो, वुडन वगैरह ऑब्जेक्ट लेते हो, तो उसके लिए फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड विल बी मोर। तो रफली आइडिया ये है कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जितना ज़्यादा पानी के पास होती जाएगी, उतना ज़्यादा आप एक तरीके से देखोगे तो उसका फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड ज़्यादा होगा। और फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है, और ये भी काफ़ी काम आता है। ऐसे शुरू शुरू में तो लगता है कि यार फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या बेकार सी चीज़ है, इसका क्या यूज़ होता होगा, लेकिन जितने भी फ्लोटेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ फ्लोट कर रही होती है, उसमें ये आइडिया लगाना काफ़ी काम आता है, जो अभी हम डिराइव करने वाले हैं। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज का काफ़ी यूज़ होता है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ये चीज़ काफ़ी यूज़ होती है। तो देयरफॉर ये एक जरा सी बट काम की चीज़ है, और उसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो, पहली चीज़ तो आप ये देखो कि अगर कभी भी कोई चीज़ फ्लोट करती है अपने दम पे, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पूरे के पूरे वजन को, पूरे वेट mg को पानी ने अपने दम पे बैलेंस कर लिया है। तो पहली बात तो ये होती है कि किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो बॉइंट फोर्स होता है, ये बॉइंट फोर्स इसके वेट के बराबर होता है। ध्यान से देखो, जो पिछले पेज पे मैंने स्टील बॉल दिखाई थी आपको, लेट मी टेक यू बैक देयर, ये जो स्टील बॉल थी, यहाँ पे बिल्कुल भी स्टील बॉल का जो वेट था वो बॉइंट फोर्स के बराबर नहीं था, अदरवाइज तो आप धागा काट देते फिर भी फ्लोट करती रहती। तो यहाँ ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए ये बिल्कुल होता है, तभी वो फ्लोट करेगा। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए पहली बात तो ये होती है। और दूसरा आप देखो, दूसरा भी अभी हमने डिराइव किया था कि जो बॉइंट फोर्स होता है ये हो जाता है mg मल्टीप्लाइड बाय रो एल बाय रो एस। नाउ यू माइट से कि सर बात बदल रहे हो आप, तो अभी अभी आपने कहा था कि जो ये रिजल्ट है ये खाली सबमर्ज्ड बॉडीज के लिए होता है, वो आपने इसके लिए कैसे लगा दिया। तो आप ध्यान से देखो, मैं इसके भी सबमर्ज्ड पार्ट के लिए लगा देता हूँ। भाई ये जो ब्लू वाला पार्ट है आइसबर्ग का, ये तो सबमर्ज्ड है, तो इतने पार्ट के ऊपर ही बॉइंट फोर्स भी लग रहा है, तो इतने पार्ट के ऊपर जो बॉइंट फोर्स होगा वो बिल्कुल mg इंटू रो एल बाय रो एस हो जाएगा। बस m के लिए ध्यान रखना कि m के लिए आपको मास ऑफ सबमर्ज पार्ट ले लेना होगा, पूरे आइसबर्ग का मास मत ले लेना। जितना सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए तो ये रिजल्ट लगता ही है ना। तो सबमर्ज्ड पार्ट का मास अगर आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपका काम 100% हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। सो यू कैन सी ये इक्वेशन आप थोड़ा सा बना सकते हो, जहां पे ये वाला m है इस आइसबर्ग का टोटल मास, ये है सबमर्ज्ड पार्ट का मास। और अब आगे बढ़ते हैं, यू फर्दर नो वेरी वेल दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देयरफॉर यू कैन सी कि अभी लेफ्ट साइड में देखो इक्वेशन के, मास ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट। सी ध्यान से देखो कि अगर ये सॉलिड के लिए इक्वेशन यूज कर रहे हो तो सॉलिड की डेंसिटी और सॉलिड का वॉल्यूम आएगा, जबकि वॉल्यूम दोनों में इक्वल भी हो जाते हैं तो वो तो ठीक है, बट ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड आएगा। और आगे रो एल और रो एस में तो कुछ करना नहीं है। और अब राइट साइड भी देख लो, राइट साइड में m जो है वो टोटल मास है, तो ये टोटल मास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लाइक दिस। और अब जो जो कैंसिल हो रहा है इसमें वो सब कैंसिल कर देते हैं। एक g भी था लेफ्ट हैंड साइड में जो मैं खा गया हूं, तो उसको लिख के कैंसिल कर देता हूं। रो s और रो s भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो फाइनली डेल्टा v अपॉन वी नॉट हमारे पास आ जाता है
रो एस बाय रो एल। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास ये छोटे मोटे सिंपल से कैलकुलेशंस करके रिजल्ट आ गया है कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड is going to be simply equal to ratio of density of solid and liquid। बस सिंपल सी बात है। तो इस रिजल्ट को फिर मैं वापस बॉक्स में कर देता हूं। बड़ा काम का रिजल्ट है, छोटा सा रिजल्ट है बट बहुत काम का रिजल्ट है ये। काफी सारे छोटे बड़े क्वेश्चंस में, ज्यादातर छोटे पर थोड़े बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी कभी कभी काम आ जाता है। तो ये रिजल्ट याद रखना। और बहुत सिंपल सिंपल रिजल्ट है। जानबूझ के जो ये मैं रिजल्ट्स डिराइव कर रहा हूँ, ऐसे बड़े कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट रटाने बैठूंगा आपको तो उस समय तो बड़ा मजा आएगा कि अरे कैसा खतरनाक सा रिजल्ट निकाल लिया हमने, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। जेई जो लोग निकालते हैं उनका फंडा बड़ा सिंपल सा होता है कि कोर बेसिक चीजें बड़ी सिंपल सिंपल होती हैं। उनकी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी याद करेंगे तो वो सिंपल सिंपल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होंगी जो एग्जाम में चल जाए प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब अजीब से फॉर्मूला याद कर लियो एग्जाम, जो एग्जाम में आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो, या रिकॉल भी कर लेते हो तो ये याद नहीं आ रहा है किस केस में चलेंगे किस केस में नहीं चलेंगे। उससे फायदा नहीं, उससे नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इस तरह के छोटे छोटे फंडे पता है जो दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं, जैसे आप देख लो कि अभी हमने दो रिजल्ट्स निकाले हैं। दूसरा रिजल्ट हमारा ये है दैट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डेंसिटीज। पहला रिजल्ट था कि बॉइंड फोर्स इज इक्वल टू mg इंटू रेशियो ऑफ डेंसिटीज। ये दो रिजल्ट्स हैं और इसमें रेशियो ऑफ डेंसिटी में कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा ये आप कॉमन सेंस से डिसाइड कर लो। बॉइंड फोर्स में आप देखो मरकरी जैसा डेंस लिक्विड ज्यादा बॉइंड फोर्स लगाएगा, तो बॉइंड फोर्स वाली इक्वेशन में व्हेन आई से रेशियो ऑफ डेंसिटीज उसमें लिक्विड का डेंसिटी ऊपर आएगा सॉलिड का नीचे आएगा। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड आपको ये बताता है कि कोई चीज कितनी डूबी है। तो डूबेगा वो जो भारी होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड ज्यादा आएगा। तो इसीलिए यहां पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऊपर होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड नीचे होगा। तो देयरफॉर रिजल्ट्स आप याद करो रेशियो ऑफ डेंसिटीज के टर्म्स में। और कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आ जाएगा इसको कभी रटना मत, बिकॉज रटोगे तो एग्जाम में पक्का कंफ्यूजन होगा। इसको समझ लो, जैसा मैंने भी समझाया था उस तरीके से अगर आप समझ लोगे तो ये बिल्कुल आपका दिमाग में लिख जाएगा, आपको फिर कभी इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि बॉइंड फोर्स में सबसे पहले तो जो ओरिजिनल रूल होता है वो अपनी जगह है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। फुल रिस्पेक्ट फॉर दिस रिजल्ट। लेकिन साथ में ये दो छोटे छोटे रिजल्ट्स और हैं जो हमने डिराइव कर लिए हैं। और अब आगे चल के थ्योरी तो यही है इसमें बॉइंड फोर्स में, अब आगे चल के हम इन दोनों ट्रिक्स का या दोनों सब रिजल्ट्स का और जो मेन रिजल्ट था इन सब का यूज कर करके खूब प्रॉब्लम्स बनाएंगे, खूब अलग अलग केसेस को डील करने वाले हैं। सो नाउ लेट अस गो अहेड एंड लेट अस हैव अ लुक एट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स।